कहा था ना बाबूजी, इस पगडंडी पर सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। अब तुम इस पगडंडी के आखिरी मुसाफिर हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते के बारे में सुना है जो नक्शे पर तो है, लेकिन उस पर सफर करने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? बिहार के सिवान जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर, खुशहाल नाम, लेकिन इस गांव के सीने में एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे आज भी लोग रात के अंधेरे में जुबान पर लाने से कतराते हैं। और इस राज की शुरुआत होती है गांव को हाईवे से जोड़ने वाली उस 2.5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क से, जिसे सब कहते हैं खूनी पगडंडी। साल 2012, नवंबर महीना, और वो कड़ाके की ठंड। मदन, जो पिछले 5 सालों से दिल्ली में रहकर एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था, आज पूरे 5 साल बाद अपने गांव सुखपुर लौट रहा था। मदन की मां बीमार थी, लेकिन वह आनन फानन में किसी को बिन बताए गांव के लिए निकल पड़ा था। पर किस्मत देखिए, जो बस उसे रात के 8 बजे तक गांव के मुख्य स्टॉप पर छोड़ने वाली थी, वो हाईवे पर ही खराब हो गई। मदन ने बड़बड़ाते हुए कहा, धत तेरे की, यहाँ आकर ही इस खटारा को खराब होना था। रात के 9 बज चुके हैं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कोहरा है। अब यहाँ से गांव कैसे जाऊं? मदन ने अपना भारी पिट्ठू कंधों पर टांगा। हाईवे पर सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं था। तभी मदन की नज़र हाईवे के किनारे बनी उस चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी, जिसे सब कालू चाचा कहते थे, चूल्हे पर कोयला सुलग रहा था। मदन ने दुकान की तरफ बढ़ते हुए कालू चाचा से कहा, राम राम चाचा, सुखपुर जाने के लिए कोई साधन इस वक्त मिल सकता है क्या? कालू चाचा चौंक गए। उन्होंने मदन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। अरे मदन बाबू, तुम इतने सालों बाद और इस वक्त? नहीं बाबूजी, रात के 9 बजे के बाद इस हाईवे से सुखपुर के लिए कोई टेम्पो या रिक्शा नहीं मिलता। जो आखिरी गाड़ी थी वो 1 घंटे पहले निकल गई। मदन परेशान होकर फोन देखने लगा। अरे यार, फोन में नेटवर्क भी नहीं है, माँ की तबीयत खराब है। चाचा, मुझे आज रात ही घर पहुंचना होगा। एक काम करता हूँ, वो जो खेतों के बीच से कच्ची पगडंडी जाती है ना, मैं उसी से पैदल निकल चलता हूँ। आधे घंटे का रास्ता है, पैदल ही नाप दूंगा। तभी कालू चाचा ने मदन का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहने लगे, ना बाबूजी ना, भूलकर भी ऐसी गलती मत करना। दिन के उजाले में तुम उस रास्ते से जाओ तो कोई बात नहीं, पर सूरज ढलने के बाद उस पगडंडी की तरफ देखना अपनी मौत को दावत देना है। तभी मदन ने कहा, अरे चाचा, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठे हो। मैं शहर में रहता हूँ,
इन भूत प्रेतों की कहानियों पर भरोसा नहीं करता। सीधा रास्ता है, खेतों के बीच से निकलूंगा और सीधा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास पहुंच जाऊंगा। कालू चाचा गंभीर और डरावने लहजे में कहते हैं, तुम शहर जाकर पढ़ लिख गए हो मदन बाबू, पर इस मिट्टी का सच नहीं जानते। वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो रूहों का जाल है। पड़ोस के गांव का रमेश रात को उसी पगडंडी से आ रहा था। आज तक उसका सिर्फ बैग ही मिला। रमेश का कोई अता पता नहीं चला। उस रास्ते पर कुछ ऐसा है जो मुसाफिरों को भ्रम में डाल देता है। तुम एक काम करो, आज रात मेरी इसी टपरी पर सो जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मदन ने घड़ी देखी, 9:15 हो रहे थे। नहीं चाचा, माँ बीमार है, मुझे घर पहुंचना होगा, और पैसे भी। मेरे पास टॉर्च है और जेब में चाकू भी है। कोई चोर उचक्का आया तो मैं देख लूंगा। आप चिंता मत करो, मैं निकलता हूँ। मदन हाईवे की रोशनी को पीछे छोड़ता हुआ उस कच्ची पगडंडी पर अपना पहला कदम रखता है। पगडंडी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत थे। शुरुआत में 5 मिनट सब कुछ शांत था। मदन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और तेजी से आगे कदम रखने लगा। हवा में ठंड बढ़ती ही जा रही थी और अजीब बात यह थी कि कोहरा इतना तेजी से बढ़ रहा था कि मदन को खुद के पैर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। मदन के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। वह खुद से बोलता है, कालू चाचा ने फालतू में डरा दिया, कुछ भी तो नहीं है यहाँ, बस ठंड थोड़ी ज्यादा है। मदन पीछे मुड़ा, उसने अपनी टॉर्च पीछे घुमाई। कौन है वहाँ? शायद मेरा वहम होगा। मदन फिर आगे बढ़ता है। इस बार वह जितना तेज चल रहा था, पीछे से आने वाले कदमों की आहट भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल उसके साये की तरह उसके पीछे चल रहा है। मदन का गला सूखने लगता है। वह दौड़ने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से एक सूखी खांसने की आवाज आती है। मदन डर से कांपता हुआ पीछे मुड़ता है। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, लालटेन चेहरे के पास लाते हुए। चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। अरे मदन बाबू, इतनी रात में इस डरावनी पहाड़ी पर अकेले कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ मैं मिल गया। चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। मदन को राहत तो मिली कि कोई इंसान साथ है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कोहरे के बीच खड़ी यह आकृति कोई इंसान नहीं है, यह उसकी मौत का बुलावा है। पगडंडी के उस घने कोहरे से भरी काली रात में मदन को एक सहारा मिल चुका था। लालटेन थामे एक बूढ़ा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था। मदन की थमी हुई सांसें वापस आ गई, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि डरावनी कहानियां हमेशा वहीं से शुरू होती हैं जहां इंसान खुद को सुरक्षित समझने लगता है। मदन ने राहत की सांस ली
और माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, काका आपने तो डरा ही दिया। इस कोहरे में हाथ को हाथ नहीं दिख रहा। वैसे आप इस वक्त खेतों की तरफ क्या कर रहे हैं और आपने मुझे पहचाना कैसे? तभी वो बूढ़ा हंसते हुए धीमी आवाज में कहता है, हा 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 हा, मदन बाबू, मैं इस सुखपुर की मिट्टी का एक एक कण पहचानता हूँ और मैं यहाँ के हर बच्चे को जानता हूँ। तुम शहर चले गए पर तुम्हारी सूरत आज भी वैसी ही है जैसी बचपन में थी। मैं तो बस इस रास्ते की रखवाली करता हूँ। रात बेरात कोई भटकता हुआ मुसाफिर मिल जाए तो उसे रास्ता दिखा देता हूँ। मदन ने अपनी टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। चलो अच्छा हुआ। वैसे काका, हाईवे पर वो चाय वाले कल्लू चाचा ने तो मुझे डरा ही दिया था, जैसे इस रास्ते पर कोई डायन या भूत रहते हों। कह रहे थे कि जो रात को यहाँ से आता है वो कभी गांव नहीं पहुँच पाता। वो बूढ़ा व्यक्ति आगे चलता हुआ बिना मदन की तरफ देखते हुए कहता है, कालू चाचा बुरे आदमी नहीं है बापूजी, पर डर इंसान से कुछ न कुछ कर बागर ही छोड़ता है। वैसे एक बात बताओ मदन बाबू, शहर में बहुत बड़ी गाड़ियां और चमकती रोशनी होती होगी ना? क्या वहां भी ऐसा अंधेरा होता है क्या? वहां भी लोग अपनी परछाई से डरते हैं क्या? मदन को अजीब सा महसूस हुआ और वो कहने लगता है, नहीं काका, शहर में तो रात को भी दिन जैसा लगता है। परछाई दिखने का तो। अचानक मदन रुक जाता है। बात करते करते मदन की नजर जमीन पर पड़ी। बूढ़े के हाथ में जो लालटेन थी उसकी पीली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। मदन की लंबी परछाई खेतों की तरफ बन रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उस बूढ़े की कोई भी परछाई नहीं थी। मदन ने अपनी टॉर्च की रोशनी बूढ़े के पैर पर डाली। जो उसने देखा उससे उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। तभी मदन कहने लगता है, ये क्या? पैर इसके पैर जमीन को क्यों नहीं छू रहे हैं? यह तो मिट्टी से कम 4 इंच ऊपर हवा में तैर रहा है और इसकी कोई परछाई भी नहीं है। बूढ़ा अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, क्या हुआ मदन बाबू? रुक क्यों गए? टॉर्च नीचे करो, आंखों पर रोशनी लग रही है। मदन ने अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे किया और कांपती हुई आवाज में कहा, काका, आपके पैर। उस बूढ़े आदमी ने मदन की बात काटते हुए कहा, अरे देखो, बातों बातों में हम लोग मील के पत्थर के पास पहुंच गए। गांव बस आने ही वाला है। मदन ने डर के मारे उसकी बात को नजरअंदाज किया और सामने देखा। पगडंडी के किनारे एक सफेद और काले रंग का पत्थर गड़ा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, सुखपुर 2 किलोमीटर। मदन को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सिर्फ 2 किलोमीटर और बचा है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह बूढ़े से थोड़ा फासला बनाकर चलने लगा। मदन भागने वाले अंदाज में अगले 10 मिनट तक लगातार चलते रहा। उसका दम फूलने लगा था। कोहरा और घना हो चुका था। मदन ने सोचा
कि अब तो गांव के घरों की लाइटें दिख जानी चाहिए थी। तभी टॉर्च की रोशनी में सामने फिर से वही सफेद काला पत्थर चमका। मदन दौड़कर उस पत्थर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पत्थर पर लिखी इबारत पढ़ी, उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया। पत्थर पर अभी भी लिखा था, सुखपुर 2 किलोमीटर। तभी मदन ने पत्थर को छूते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। मैं पिछले 10 मिनट से इतनी तेज चल रहा हूँ। मैं वापस इसी पत्थर के पास कैसे आ गया? यह वही पत्थर है, इस पर वही खरोच का निशान भी है। तभी वो बूढ़ा आदमी मदन के बिल्कुल ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी और वो हंसते हुए कहता है, हैरान मत हो मदन बाबू, मैंने कहा था ना, पर इस पर चलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम जितनी भी तेजी से भागोगे, यह रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा। मदन ने चाकू निकाला और उस बुड्ढे की तरफ तान दिया। तुम कौन हो? क्या छलावा है ये? दूर रहो मुझसे, वरना मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। तभी उस बूढ़े ने अपनी गर्दन को एक ही झटके से पूरा घुमाकर पीछे मोड़ दिया और कहने लगा, जान तो उसकी ली जाती है बाबूजी, जो पहले से जिंदा हो। पगडंडी पर पैर रख तो दिया है, अब वापस नहीं जा पाओगे। मदन के होश उड़ चुके थे। वह अपनी जान बचाने के लिए पगडंडी छोड़कर दाहिनी तरफ के घने गन्नों के खेत के अंदर भाग खड़ा हुआ। जब इंसान के सामने उसकी साक्षात मौत खड़ी हो, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मदन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। उस लालटेन वाले बूढ़े के मुड़े हुए सर और आग को देखकर मदन का पढ़ा लिखा हुआ विज्ञान भूल चुका था। वह पगडंडी छोड़कर दाहिनी तरफ के घने और ऊंचे गन्ने के खेत में घुस गया था। गन्ने के नुकीले पत्ते उसके चेहरे और हाथों को छील रहे थे। कपड़ों से खून रिसने लगा था, लेकिन मदन पीछे मुड़े बिना बस भागता ही जा रहा था, अंधेरे में मौत से दूर। तभी मदन भागते भागते जमीन पर गिर गया और रोती हुई आवाज में कहने लगा, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे बचा लो माँ, मुझे गाँव नहीं आना चाहिए था। वो क्या चीज थी? उसके पैर हवा में थे, उसका सर भी। मदन ने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, पर गिरने की वजह से टॉर्च खेत में कहीं खो चुकी थी और उसकी बत्ती भी गुल हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ उसके फोन की रोशनी ही थी। कोहरा खेत के अंदर भी भर चुका था। मदन रेंगते हुए खड़ा हुआ। तभी उसे खेतों के बीचों बीच एक खाली साफ जगह दिखाई दी, जहां एक पुरानी जर्जर मिट्टी की झोपड़ी खड़ी दिखी और उसका लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मदन मन ही मन सोचते हुए चारों तरफ देखने लगा। इस खेत के बीच में यह झोपड़ी, और जो भी हो, मुझे इस समय छिपने के लिए जगह चाहिए। अगर मैं खुले खेत में रहा तो वो शैतान मुझे ढूंढ लेगा। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही मदन को एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मरकर हफ्तों से वहां सड़ रहा हो। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। फोन की रोशनी घुमाते हुए मदन की नजर कोने में पड़ी। एक टूटी हुई खाट
और उसके पास रखे लोहे के नए पुराने जंग लगे हुए संदूक पड़े थे। डर के मारे मदन उस संदूक के पास गया। संदूक का ताला पहले से टूटा हुआ था। मदन ने संदूक खोला। कुछ फटे पुराने खाली कपड़े और एक चमड़े का गला हुआ थैला और कुछ पुराने कागजात पड़े थे। मदन ने जैसे ही उस थैले को उठाया, उस पर पीतल के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ चमका। मदन ने फोन की रोशनी को पास लाकर उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, भारतीय डाकघर सेवा 1976। मदन चौंक कर बड़बड़ाते हुए कहता है, डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस का थैला, यह तो किसी डाकिए का सामान है, लेकिन 1976 का सामान यहाँ इस दियाबान झोपड़ी में क्या कर रहा है? मदन ने संदूक के अंदर से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली। डायरी के पन्ने सड़ रहे थे, लेकिन स्याही अभी भी पढ़ी जा सकती थी। मदन ने डायरी खोली। वह डायरी रामनाथ नाम के एक सरकारी डाकिये की थी। मदन पन्ने पलटने लगा और जैसे जैसे वह पढ़ रहा था, उसके सामने सुखपुर का वो खौफनाक इतिहास खुल रहा था, जिसे गांव के बड़ों ने हमेशा दबा कर रखा था। 14 अक्टूबर 1976। आज सुखपुर गांव आए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं। गांव के लोग अच्छे हैं, पर यहाँ के कुछ जमींदार बहुत ही क्रूर है। सुखपुर के ही एक गरीब किसान हरिराम का मनी ऑर्डर आया था, पूरे 50 रुपए। उसके बेटे ने फौज से भेजे थे ताकि वो अपनी जमीन छुड़ा सके, लेकिन गांव के मुखिया और जमींदार ठाकुर संजय सिंह की नज़र उन पैसों पर पड़ गई। मदन ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर स्याही के साथ खून के सूखे हुए धब्बे थे। मदन आगे पढ़ रहा था। उसकी आवाज में डर और भारीपन था। 26 अक्टूबर 1976। आज दिवाली की रात है। मैं हरिराम को पैसे देने जा रहा था, पर पगडंडी पर मुझे गांव के जमींदार और मुखिया ने घेर लिया। वो मुझसे सरकारी थैला और पैसा छीन रहे थे। मैं भाग रहा था, वो मेरे पीछे थे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सरकार से गुजारिश है। डायरी की लिखावट वहीं खत्म हो गई थी। मदन का दिमाग सन रह गया, जो उसकी दादी ने कभी सोते समय सुनाया था कि सालों पहले गांव की पगडंडी पर एक डाकिये को डाकुओं ने लूटकर मार डाला था। मदन समझ गया, वो लालटेन वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वही रामनाथ था, जिसे इसी पगडंडी पर बेरहमी से मारकर खेतों में जिंदा दफन कर दिया था। वह 50 साल से इंसाफ और अपनी रूह की मुक्ति के लिए भटक रहा था, और जो भी मुसाफिर उस रास्ते पर अकेला आता, वह उसे अपनी नफरत का शिकार बना लेता था। मदन डायरी बंद करते हुए कहता है, हे भगवान, इसका मतलब कालू चाचा सही कह रहे थे। वो कोई बहम नहीं था, वह रामनाथ डाकिया की रूह है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं सुबह तक यहाँ रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मदन ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट बंद कर दी। झोंपड़ी के अंदर घाव कर देने वाला अंधेरा छा गया। मदन ने खाट के नीचे छिपकर अपनी सांसें रोक ली। कदमों की आवाज झोपड़ी के ठीक दरवाजे के पास आकर रुकी। मदन रो रहा था। तभी मदन को ऐसे लगा
कि उसकी माँ बाहर से रोती हुई उसे आवाज लगा रही है, मदन बेटा, मदन, कहाँ छुपा है मेरा लाल? बाहर आजा, देख तेरी माँ आ गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बेटा, तू घर क्यों नहीं आया? दरवाजा खोल मदन। मदन एकदम से चौंक जाता है। वह भावुक होकर खाट से बाहर निकलने ही वाला था और मन ही मन सोचता है, माँ यहाँ खेत में इस वक्त कैसे आ सकती है? वो तो घर पर बीमार थी। मदन का हाथ झोपड़ी के दरवाजे की कुंडी पर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की आवाज इतनी असली थी कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन तभी मदन को याद आया कि कालू चाचा ने क्या कहा था, वो रास्ता रूहों का जाल है, वो मुसाफिरों को भ्रम में डाल देता है। मदन ने दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई भी औरत खड़ी नहीं थी। दरवाजे के ठीक सामने वो लालटेन वाला बूढ़ा डाकिया था। उसकी जीभ मुंह के बाहर लटकी हुई थी, आंखें पूरी तरह सफेद, और वह अपने मुंह को बिना हिलाए हूबहू मदन की माँ की आवाज निकाल रहा था, मदन, दरवाजा खोल बेटा, बाहर बहुत डर लग रहा है। और सबसे भयानक बात, उस बूढ़े के ठीक पीछे कोहरे में दर्जनों काले साए और कंकाल खड़े थे जो झोपड़ी को घेर रहे थे। जैसे ही वो जर्जर दरवाजा टूटा, मदन के सामने साक्षात नरक का दरवाजा खुल गया। सामने वो लालटेन वाला डाकिया खड़ा था, जिसके पीछे कोहरे में लिपटे दर्जनों काले साए और कंकाल हवा में तैर रहे थे। और उसकी आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए अंगारे थे। मदन अब और नहीं छिप सकता था। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। डाकिया रामनाथ ने भयानक और गूंजती आवाज में झोपड़ी के अंदर कदम रखा। हा 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 हा। शहर के बाबू, हमारी माँ की आवाज पसंद नहीं आई क्या? पगडंडी के मेहमानों का स्वागत हम ऐसे ही करते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मदन पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, नहीं, दूर रहो मुझसे, छोड़ दो मुझे। मदन ने अपनी पूरी ताकत समेटी। पास में लोहे का वो पुराना संदूक था। मदन ने बिना सोचे समझे उस संदूक को पूरी ताकत से बूढ़े डाकिये की तरफ फेंक दिया। संदूक सीधे उस साए से टकराया। हालांकि रूहों पर लोहे का असर नहीं होता, पर उस झटके से कोहरे का वो घेरा एक पल के लिए टूट गया। मदन को एक रास्ता दिखा। वह झोपड़ी की पिछली जर्जर दीवार को लात मारकर तोड़ता है और खेतों की दूसरी तरफ बेतहाशा भाग खड़ा होता है। मदन गन्ने के खेत के बीच दौड़ रहा था, लेकिन अब खेत पहले जैसे नहीं थे। वो ऊंचे गन्ने के पौधे अब इंसानी हाथों की तरह लग रहे थे, जो मदन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जमीन के नीचे से सूखी जड़ें सांपों की तरह निकल रही थी, जो कि उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मदन जितना दूर भागता, उसे लगता कि वह उसी झोपड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मदन रोते हुए कहने लगता है, यह रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहाँ जाऊं? चारों तरफ सिर्फ ये डरावनी आवाजें हैं।
मेरा दिमाग फट जाएगा। कोई मुझे इस बुरे सपने से जगा दो। तभी उन रूहों की आवाज गूंजने लगती है, मदन भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। हम भी भागे थे, हम भी तुम्हारी तरह तड़पे थे। इस पगडंडी का कोई अंत नहीं है। हार मान लो मदन, हार मान लो। मदन रोते हुए कहता है, चुप हो जाओ, तुम सब मर चुके हो, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं मरूंगा। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ बीमार है। मदन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना कुछ देखे अंधाधुंध आगे की तरफ भागने लगा। वह रूहों को चीरता हुआ कांटों की परवाह किए बिना बस दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसके पैर पगडंडी की उसी कच्ची मिट्टी से टकराए। वह खेतों के बाहर निकल चुका था। उसने सामने देखा, कोहरा थोड़ा छट गया था और दूर, बहुत दूर उसे कुछ पीली रोशनी और मकानों की लाइटें जली हुई दिखाई दे रही थी। मदन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान थी। वो गांव की लाइटें हैं। मैं ठाकुर बाड़ी मंदिर में पहुंच चुका हूं। मैं बच गया। वो शैतान मुझे नहीं पकड़ पाया। मदन अपनी बची हुई ताकत लगाकर गांव की तरफ दौड़ा। वह दौड़कर सीधा अपने घर के पास पहुंचा। वही पुराना नीम का पेड़, वही लकड़ी का दरवाजा। घर के अंदर एक दिया जल रहा था। मदन ने बिना वक्त गवाए दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। मदन चिल्लाते हुए कहता है, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया। माँ, आपका मदन आ गया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। सामने मदन की बूढ़ी माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही ममता थी, वही पुरानी सूती साड़ी। मदन ने बिना कुछ सोचे अपनी माँ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मदन रोते हुए कांप रहा था और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, मैं बहुत डर गया था। पगडंडी पर कोई भूत है माँ। उसने मुझे मारने की कोशिश की। कालू चाचा सच कह रहे थे। अच्छा हुआ मैं आपके पास पहुंच गया माँ। माँ ने मदन के सर पर हाथ फेरा और बहुत ही शांत और मीठी आवाज में कहा, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तू घर आ गया है ना, अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तू बहुत थक गया है। चल अंदर चल, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मदन घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। मदन खाट पर लेट गया और अपनी माँ को देखने लगा जो रसोई की तरफ जा रही थी। मदन की सांसें अब सामान्य हो गई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। रसोई की दिए की रोशनी सीधे उसकी माँ के पैरों पर पड़ रही थी। मदन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी माँ के पैर सीधे नहीं थे। उसके दोनों पैर के पंजे पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उनकी एड़ियां आगे की तरफ थी। मदन समझ चुका था कि ये मेरी माँ नहीं, ये पिछल पैरी है और ये वही रूहों का जाल है। तभी डाकिये की आवाज गूंजने लगती है, मदन बाबू,
शहर जाकर इतने बड़े इंजीनियर बन गए, पर यह भूल गए कि जो रास्ता एक बार पकड़ लेता है वो मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता। तुम अभी भी उसी पगडंडी पर हो, हमारे चक्रव्यूह में। मदन का आखिरी सहारा भी एक छलावा निकला। अब जब मदन का हौसला पूरी तरह टूट चुका है, तो क्या वह खौफनाक रात की सुबह देख पाएगा? इंसान कांटों और दलदल से भाग सकता है, लेकिन इंसान भूत प्रेतों से नहीं लड़ सकता। लेकिन जब उसकी उम्मीद का आखिरी दिया भी छलावा साबित हो जाता है, तो वो अंदर से मर जाता है। मदन के साथ भी यही हुआ। वह सुखपुर गांव की सीमा पर नहीं था, वह अपनी मां के गले नहीं लगा था। वह पिछले 4 घंटे से सिर्फ और सिर्फ उसे 2.5 किलोमीटर लंबी खूनी पगडंडी पर गोल गोल घूम रहा था। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह डगमगा चुका था। मदन ने मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद किया और रोते हुए कहने लगा, सब झूठ है, रास्ता झूठ है, रास्ता झूठ है, मैं भी झूठ हूँ। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं घर नहीं पहुंच पाया, मैं हार गया माँ, मैं हार गया। कोहरे के बीच से वो आकृति दोबारा उभरी, डाकिया रामनाथ। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कई ज्यादा खौफनाक हो चुका था। उसका शरीर गल चुका था, वर्दी फटी हुई थी और उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिसमें से खून बह रहा था और नीचे टिप 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 की आवाज आ रही थी। उसके हाथों में वही पीतल की लालटेन थी, जिसकी लाल आग अब पूरी तरह पगडंडी को अपनी चपेट में ले रही थी। डाकिया रामनाथ भारी और डरावनी आवाज में कहता है, मदन बाबू, तुम शहर के लोग सोचते हो कि हर चीज का जवाब तुम्हारी किताबों में है, पर इस पगडंडी का इतिहास विज्ञान से नहीं, हमारे खून से लिखा गया था। पूरे 50 साल से मैं इसी मिट्टी पर तड़प रहा हूँ। जब जमींदार और गांव के मुखिया ने मेरी छाती में भाला घोंपा था, तब मैं भी ऐसे ही चीख रहा था। मैंने भी गांव वालों को मदद के लिए पुकारा, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं। मदन जमीन पर लेटे लेटे कमजोर आवाज में कहता है, रामनाथ काका, जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। ठाकुर और उसके लोग पापी थे, पर मेरी क्या गलती है? मेरे परिवार की क्या गलती है? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तभी डाकिया रामनाथ कहता है, गलती तुम्हारी ये है मदन बाबू कि तुम उस गांव के निवासी हो जिसने एक बेगुनाह की मौत पर चुप्पी साध ली थी। जमींदार और मुखिया ने मुझे मारा और पूरे गांव ने सच को खेतों में दफन कर दिया। पर पगडंडी को शांत होने के लिए हर साल एक बलि चाहिए होती है, एक मुसाफिर जो इस रास्ते का अंत बन सके, और आज वो मुसाफिर तुम हो। रामनाथ ने अपना कंकाल जैसा हाथ हवा में उठाया। मदन को महसूस हुआ उसका दम घुट रहा है। अदृश्य रूहों ने मदन के हाथ पैर जमीन पर जकड़ लिए थे। रामनाथ मदन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मदन की कोहनी जमीन पर पड़ी
उसे पुरानी डायरी के साथ टकराई जो वह झोपड़ी से अपने साथ लाया था और भागते समय यहाँ गिर गई थी। मदन रोते हुए कहने लगता है, डायरी, इस डायरी में रामनाथ का आखिरी खत था। उसने लिखा था, मेरी सरकार से गुजारिश है नहीं, ये रूह सिर्फ नफरत से नहीं, अपने अधूरे काम की वजह से अटकी है। मदन अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर चिल्लाता है, काका रुको, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा वो मनी ऑर्डर, वो हरिराम के परिवार तक पहुंच गया था। डाकिया रामनाथ बहुत गुस्सा होकर कहता है, झूठ, तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। वो सरकारी थैला, वो 5,000 रुपए जमींदार और मुखिया ने छीन लिए थे। तभी मदन हाँफते हुए डायरी को ऊपर उठाते हुए कहता है, नहीं काका, मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी। तुम्हारी मौत के अगले दिन पोस्ट ऑफिस की टीम पुलिस के साथ आई थी। ठाकुर की हवेली पर छापा पड़ा था। वो पैसा बरामद हुआ और हरिराम के बेटे ने अपनी जमीन छुड़ा ली थी। जमींदार और मुखिया जेल में तड़प तड़प कर ही मर गए थे। तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका था काका। तुम्हारी डाक सही सलामत पहुंच चुकी थी। ये सुनते ही रामनाथ की रूह कांप उठी। उसकी आंखों के गड्ढों से बहने वाला खून बंद हो गया। लालटेन की पीली डरावनी रोशनी बिल्कुल साधारण हो चुकी थी। उसने मदन के हाथ से वो पुरानी डायरी ली। डायरी को छूते ही रामनाथ के चेहरे का खौफ पूरी तरह धीरे धीरे शांत होने लगा। वह वापस उसी बूढ़े डाकिया के रूप में आ गया जैसा मदन को शुरुआत में मिला था। डाकिया रामनाथ आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, फर्ज पूरा हो गया, मेरी डाक पहुंच गई, हरिराम की जमीन बच गई। मदन रोते हुए कहने लगता है, हाँ काका, सुखपुर गांव तुम्हें आज भी एक ईमानदार डाकिये के रूप में याद करता है। अब शांत हो जाओ। बूढ़े डाकिये के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उसने मदन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, धन्यवाद मदन बाबू, आज 50 साल बाद मेरी डाक मुकम्मल हुई है। अब इस पगडंडी को और मुसाफिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते ही रामनाथ का वो शरीर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगा। उसके हाथ से वो पीली लालटेन छूटकर जमीन पर गिर गई। अचानक पूरब की दिशा से सूरज की पहली किरण निकलती है। चहचहाते पक्षियों की आवाज आने लगती है। मदन जमीन पर पड़ा रहा। कोहरा गायब हो चुका था और सामने महज 500 मीटर की दूरी पर उसका गांव और पुराना ठाकुरबाड़ी मंदिर साफ दिखाई दे रहा था। मदन अपनी जान बचाकर पागलों की तरह हंसते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़ा। पगडंडी का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस घटना को बीते कई साल हो गए। मदन अब शहर में अपनी मां के साथ रहता है। सरकार ने उस कच्ची पगडंडी को अब एक आलीशान पगडंडी सड़क में बदल दिया है। लोग अब वहां बिना डरे रात को भी गुजरते हैं, लेकिन खौफ कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह सिर्फ अपना रूप बदलता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेवारी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय महाकाल।